हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए ज्योग्राफी के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, यह ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो है और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक को लिखा है किसने, तो E.F. सुमाकर ने, या फिर कहीं आपको E.F. इस तरह से मिलेगा, सुमशेर। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये दोनों नाम, दोनों तरीके से आपको नाम याद रखना है। ठीक है, E.F. सुमाकर या फिर E.F. सुमशेर। ठीक है, यह पुस्तक जो है 1974 में प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी, तो 1974 में, और इसमें गांधी जी से संबंधित विचार प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहां पर दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन, जिसको कि विश्व शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, आयोजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में किया गया था। और इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, संसाधन के संरक्षण हेतु, ये तो पर्यावरण के संरक्षण हेतु हो गया। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने समर्थन किया था। क्लब ऑफ रोम ने समर्थन किया था। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये घनिष्ठ रूप से जुड़े थे चिपको आंदोलन से। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड में। कब, तो 1973 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1972-73 इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नर्मदा बचाओ अभियान से मेधा पाटेकर जुड़ी थी। वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार, ये संदीप पांडे जुड़े हुए थे। कौन, संदीप पांडे। ये नाम आप याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले करीब हम लोगों ने 45 से अधिक वीडियो बिहार फायरमैन के लिए कवर किया हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ तक मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, सभी वीडियोज़ का लिंक देख लीजिएगा। 12 से 13 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ कवर किए हुए हम लोग। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं चीज़ दिखा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। तो देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है यह 1992 में ब्राजील की रियो डी जेनेरो में किया गया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने, कितने, तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता और कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। ये देखिए कार्यक्रम 21, जिसको कि एजेंडा 21 कहा जाता है। पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से यह संबंधित है। देखिए, ये क्या है एजेंडा 21, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को, आगे देखिए 21 कार्यक्रम को, ध्यान रखेंगे कितने कार्यक्रम को, 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च का वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, ये 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा क्वेटो सम्मेलन। क्वेटो सम्मेलन 1997 दिसंबर में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्वेटो में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 6 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC और फ्लोरोक्लोरोकार्बन, उसके बाद देखिए सल्फर हेक्साक्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर देखिएगा, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है।
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, पहला कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, दूसरा न्यूयॉर्क में, तीसरा देख लीजिए कहाँ पर हुआ था। देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यह कब आयोजित किया गया था? 2002 में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखेंगे, तीनों पृथ्वी सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, पहला रियो डी जेनेरियो, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा जोहानिसबर्ग में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो देखिए मिट्टी जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का यह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ये कितना कहलाता है फ्रेंड्स? तो देखिए किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो है यह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हिंदी में इसको हमारा साझा भविष्य कहा जाता है, नाम से ब्रटलैंड रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है यह प्रकाशित कब किया गया था? तो ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो थे ब्रटलैंड, उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका कार्य था विश्व में पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन करना, और यह रिपोर्ट 1987 में जो है प्रकाशित की गई थी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, किस पर्यावरणीय शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 कार्यक्रम 21 को अपनाया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा है रियो सम्मेलन 1992 जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन मृदा निर्माण के कारक नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मृदा का निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। मृदा के निर्माण के जो कारक है ये ऊंचावच या धराकृति है, उसके बाद मूल शैल या फिर चट्टान कह लीजिए, ये है जलवायु है, वनस्पति है, जैव पदार्थ है, खनिज कण है और समय है। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावे तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न पर आते हैं अब। तो देखिए जो मृदा के निर्माण के कारक नहीं है ये वनस्पति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट से 2 पॉइंट से ध्यान रखेंगे। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई जिसको कि कंटूर प्लॉगिंग कहा जाता है, इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। उसके बाद देखिए पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग जो श्रेयस्कर होती है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पवन अपरदन वाले क्षेत्र में किसके जरिए रोका जा सकता है? तो ये पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कर करके मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। और फ्रेंड्स यह जो आंदोलन था हरित क्रांति का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था यह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, पूछा जाता है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये राजस्थान में है फ्रेंड्स, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहड़, ये 2 तरीका है वर्षा जल को संग्रह करने का। यह भारत के किस राज्य में प्रचलित है? खादिन और जोहड़। तो फ्रेंड्स यह राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए बिल्कुल 10th लेवल और 9th लेवल के ये सभी प्रश्न हैं। राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? जल संसाधन की दुर्लभता के निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया था। तो 1987 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन सी बिहार की नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो देखिए सोन परियोजना है, बिल्कुल सही दिया गया है, सोन परियोजना, ठीक है। सोन परियोजना का विकास 1874 में किया गया था
ध्यान रखेंगे। गंडक परियोजना भी है, कोसी परियोजना भी है, मयूराक्षी परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है, तो ये 96.5% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम अगर पूछेगा तो 1980 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कह लीजिए, तो ये आपका 1972 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो देखिए, संविधान की जो धारा 21 है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51 का ए जी में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। करीब 5 से 6 घंटे इस वीडियो पर मैंने मेहनत किया आपके लिए। देखिए, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो देखिए, टैक्सोल जो है एक कैंसर रोधी दवा है जो एक प्रकार की सदाबहार वृक्षों की छाल टैक्सस बेकेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ टैक्सस, ठीक है, टैक्सस बेकेटा एवं टी ब्रह वही, यहाँ लिखता हूँ ब्रह वही फोलिया, ये 2 वृक्ष हैं। नाम याद रखें इन दोनों वृक्ष का नाम कौन सा? तो टैक्सस वेकेटा और टी ब्रावली फोलिया, इनके छाल से यह प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और यह कैंसर के उपचार में उपयोगी होता है। उसके बाद आपको पता है कि क्विनोन जो होता है यह मलेरिया में उपयोगी होता है और यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। मार्फिन एक होता है, मार्फिन याद रखेंगे। मार्फिन जो होता है ना फ्रेंड्स, इसका उपयोग दर्द निवारक में किया जाता है और इससे ये पेड़ है जिसका नाम है पेपेवर, यहाँ मैं लिखता हूँ पेपेवर और पेपेवर सोनीफेरम, पेपेवर सोनीफेरम, इससे यह प्राप्त किया जाता है मार्फिन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कैंसर हो जाएगा टैक्सोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1971 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए, 1971 में जो कन्वेंशन हुआ था वो था अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन था, ठीक है। तो वेटलैंड कन्वेंशन हो जाएगा। 1968 में जो हुआ था फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, मैनग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो आपको पता है यह सुंदरवन में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1897 ईस्वी में कहाँ पर प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर की गई थी? तो ये दार्जिलिंग में की गई थी, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में, कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी के जल प्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। पहला दार्जिलिंग में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के समीप तारापुर में स्थापित किया गया था, तो तारापुर हो जाएगा। उसके बाद ये कल्पक्कम जो है, कल्पक्कम बताइए, कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा राणा प्रताप सागर, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो राजस्थान में है। उसके बाद काकरापारा कहाँ पर है? तो काकरापारा गुजरात में है। कैगा कहाँ पर है? कैगा भी कर्नाटक में है। कुंडलकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है ये बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और जैव ऊर्जा है, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा हो जाएगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जो है यह ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। यह परंपरागत स्रोत हैं, गैर परंपरागत नहीं है। गैर परंपरागत सौर ऊर्जा है। और अभी जो मैंने बताया है ध्यान रखेंगे। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, कोयले का पूछा गया तो कोयले का उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। भंडारण पूछा जाएगा तो झारखंड हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि लोहा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो उड़ीसा है, ठीक है। कौन सा राज्य है? यह उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
तो 1967 में, 1966-67 में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, याद रखेंगे। वर्ल्ड में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, क्लियर, ये अमेरिका के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1903 में पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 1903 में यह बिहार के सारण के मढ़ौरा में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर, कहाँ पर, तो पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु बाद में इसे बंद कर दिया गया और आधुनिक तौर पर लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ 1864 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में जो है स्थापित करके किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भारत की कुछ प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न एक पूछा जाएगा। देखिए टाटा लौह इस्पात जो है टिस्को, ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह जमशेदपुर में है, राज्य झारखंड है। भारतीय लोहा और इस्पात ये पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर में। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग जो है ये कर्नाटक में है, भद्रावती में। फिर देखिए भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र, तो यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में है। राउरकेला यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह उड़ीसा में है, राउरकेला में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर में। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह झारखंड में है, बोकारो में। सेलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। विशाखापट्टनम, इसको वाइजैग स्टील प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है, वाइजैग स्टील प्लांट, यह आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है यह कर्नाटक में, विजयनगर में। तो ये 10 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 का नाम और जगह जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजस्थान का खेतड़ी जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह तांबे के लिए फेमस है। 29 नंबर देखिएगा कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो फ्रेंड्स यह स्थापित किया गया था आपका तमिलनाडु के रानीपेट में, ठीक है फ्रेंड्स। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ था, ठीक है, सिंदरी में, झारखंड में। कब, 1951 में। पहला पूछेगा तो रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में। उसके बाद पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो फ्रेंड्स यह यंत्र है इंफ्रारेड कैमरा, ध्यान रखेंगे। आप फायरमैन की एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह भागलपुर में है। कांटी कहाँ पर है, तो कांटी थर्मल पावर मुजफ्फरपुर जिला में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक में 2004 26 दिसंबर के दिन भयंकर सुनामी आया था, तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है पी तरंग, ठीक है, प्राइमरी तरंग है यह। उसके बाद देखिएगा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। और पृथ्वी के नीचे जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उससे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा पंत सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर जितने भी जलाशय इंपॉर्टेंट है उनको मैं दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन से ये जलाशय हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बांध का नाम दिया गया है, इधर नदी दिया गया, और इधर देखिए जो जलाशय बनाया गया उनका नाम दिया गया। तो पंत सागर पूछा गया था, तो ये रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना करके इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद एक कृष्णा सागर जो जलाशय है ये किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है, कावेरी परियोजना पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन परियोजना पर। सरदार सरोवर जो बांध है, सरदार सरोवर डैम, यह नर्मदा नदी पर है, नर्मदा परियोजना के अंतर्गत। गोविंद सागर जो है ये सतलज पर है, भाखड़ा नांगल बांध पर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया कि पंत सागर जलाशय किस नदी पर, तो रिहंद नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कपास किस प्रकार की फसल का उदाहरण है। देखिए कपास जो है किस प्रकार के फसल का उदाहरण है, यहाँ पर मैं पूरी चार्ट दिखा देता हूँ। कपास जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पहला पटसन उद्योग 1855 ईस्वी में कहाँ पर लगाया गया था, तो फ्रेंड्स ये कोलकाता के समीप रिसरा में लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसको।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह थोरियम पाया जाता है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए कि छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है यह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? कोयला के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ देखिए कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया गया है, उसके बाद राज्य दिया गया है। तो देखिए बोकारो जो है ये कोयला उत्पादक कहाँ पर है? तो बोकारो जो है ये झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, मेकुम जो है यह आपका असम में है, तालचेर जो है ये उड़ीसा में है। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए लौह उत्पादक क्षेत्र दिया गया और राज्य दिया गया है। तो देखिए चंद्रपुर जो है यह आपका हो जाएगा कहाँ? तो महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग जो है यह आपका हो जाएगा कर्नाटक में। बेलाडीला चला जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के साथ, और मयूरभंज उड़ीसा के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका 2 4 3 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 4 3 1। अब देखिए कुछ मैं लौह उत्पादक क्षेत्र दिखा रहा हूँ राज्यों के, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कर्नाटक में जो है चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन, कालाहांडी एवं केमुनगुड़ी की पहाड़ियों पर लोहे की अनेक खानें हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबा बुदन, कालाहांडी और केमुनगुड़ी, ये कहाँ? कर्नाटक में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिए दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला तथा दुर्ग जिले में डल्ली राजहरा, डल्ली यहाँ मैं लिखता हूँ डल्ली एवं राजहरा, ये सब कोयला के खान हैं। ठीक है, पूछा गया था मद्य निषेध में बेलाडीला किस जिला में है? तो दंतेवाड़ा जिला, और उसमें एक दुर्ग जिले में डल्ली और राजहरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए उड़ीसा में मैंने अभी आपको बताया मयूरभंज है। उसके बाद किरीबुरू है, किरीबुरू। ठीक है, ये उड़ीसा में है, याद रखेंगे ये सब। उसके बाद देखिए गोवा में जो है ये आपका, गोवा में देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है संयुगम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड में देखिए सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, ये सब इसके प्रमुख केंद्र हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में देखिए वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा, इन सब जिलों में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यह राज्य गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, यानी कि सभी से होकर के गुजरती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो फ्रेंड्स यह चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और बाकी देख लीजिए। लोनार झील महाराष्ट्र में है, कोलेरू झील कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, राजसमंद झील राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह बैरन द्वीप पर है। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो देखिए आंतरिक हिमालय के नाम से वृहद हिमालय को, मुख्य हिमालय को, या फिर महान हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में स्थित है? तो इसमें देखिए केटू को छोड़ करके सभी ग्रेट हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो 1 3 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो अवस्थित है यह किसके बीच में है? तो फ्रेंड्स यह वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का क्या अर्थ होता है? तो 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको दोआब कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि दुआर स्थलाकृति पाई जाती है। तो ये जो दुआर स्थलाकृति है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह जो पाई जाती है दुआर स्थलाकृति यह सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो असत्य दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है, ये गलत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये महेंद्रगिरी है, ठीक है, तो ये गलत दिया गया। बाकी सभी जो है ये सही दिए गए, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है। तो बरखान स्थलाकृति का संबंध जो है ये मरुस्थल से है, ठीक है। चलिए उसके बाद 53 नंबर देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और अंडमान निकोबार में पर्णपाती हो जाएगा। भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों के घटते हुए क्रम में अवस्थित सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है किसका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से गंगा नदी का। उसके बाद आपका हो जाएगा सिंधु नदी का, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का, फिर कावेरी नदी का, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखाएं और बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती हैं, तो यह कहाँ पर मिलती हैं। तो यह गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में यह मिलती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो मानसून के निवर्तन का जो प्रमुख कारण है ये सूर्य का दक्षिणायन होना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्तिक मास, यहां मैं लिखता हूं कार्तिक मास कि उष्मा का संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका संबंध मानसून के निवर्तन से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में मानसून प्रकोष्ठ यानी कि मानसून फटने के लिए उत्तरदायी पूर्वी जेट प्रवाह है। ये जो पूर्वी जेट प्रवाह है यह भारत में मानसून प्रकोष्ठ यानी कि मानसून फटने के लिए उत्तरदायी है, प्रस्फोट। ऑप्शन नंबर इसका जो है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के कारण होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का पहला जैव मंडल नीचे कौन सा है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है या उपयुक्त मिट्टी जो है यह लेटराइट मिट्टी है। चाय की खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी ही होती है। उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर देखिए काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। देखिए किसका उपयोग करके मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो देखिए ये जिप्सम का प्रयोग करके, ठीक है, ये मिट्टी है यहाँ पर सुधार लेंगे, यहाँ पर मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो जिप्सम का उपयोग करके। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या है, तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए भोपाल औद्योगिक दुर्घटना, जो भोपाल गैस कांड हुआ था ये कब घटित हुआ था, यहाँ घटित बना लीजिएगा। तो ये घटित हुआ था आपका दिसंबर 1984 में। किस गैस के कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। देखिए एक तरफ जो है खेती का प्रकार दिया गया और उनसे संबंधित दिया गया है, तो सेरिकल्चर। तो देखिए सेरिकल्चर आपका हो जाएगा रेशम के कीड़ों का पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर सब्जी फलों और फूलों की खेती। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से मिलान करना है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जगह का नाम दिया गया है। तो देखिए ये झूमिंग कृषि जो है उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है। उसके बाद देखिए मणिपुर में क्या कहा जाता है, मणिपुर में पालमू कहा जाता है, याद रखेंगे स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में पालमू कहा जाता है। अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और झूमिंग कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा कहा जाता है, मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है, तो मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। रोका कहाँ कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है। और लदांग कहा जाता है मलेशिया में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1 कहाँ पर है, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद देखिए विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था,
फ्रेंड्स या फ्रांस में बनाया गया था। ठीक है, भारत में पूछेगा तो भारत में नांगल में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो ये देखिए डिक्लोफिनैक, एस्पिरिन जैसे पीड़ानाशक दवाई का जो उपयोग होता है, इसके कारण गिद्ध जो है या मर जा रहे हैं इसके कारण। देखिए अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है और इन हवाओं को खमसिन कहा जाता है। तो खमसिन कहा जाता है मिस्र में। ठीक है, मिस्र इजिप्ट में कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 आई है, इसका अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.61% है और इसमें वनावरण क्षेत्र जो है ये 21.71% है, जबकि वृक्षावरण क्षेत्र जो है ये 2.91% है। तो पूछा गया था तो ये आपका 24.62% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। परसेंटेज में अगर पूछेगा तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24.62%। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।